एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। जो चैप्टर है हमारा, इसे हम शॉर्ट में अ, जल्दी से ओवर करते हैं। मतलब जल्दी जल्दी शॉर्ट में हम पूरा चैप्टर देखेंगे। फुल चैप्टर इस वीडियो में आपको करवाया जाएगा। तो वर्क देखिए, हाँ, आपको लग रहा होगा वर्क सुन के कि हम जो डेली में वर्क करते हैं, पढ़ाई हुई और बाकी के जो डेली वर्क होते हैं, खेलना कूदना, ये सब वर्क होता होगा। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वर्क इसे नहीं कहा जाता है। साइंस की लैंग्वेज में जो हम डेली का वर्क करते हैं उसको वर्क नहीं कहा जाता है। दैट मीन्स हम कुछ डेली में कुछ काम करते ही नहीं है। अगर हम कुछ मूव आउट नहीं करते, जिम में नहीं जाते, मतलब हम कोई वर्क कर ही नहीं रहे। तो हम देखते हैं कि साइंस की लैंग्वेज में वर्क क्या होता है। ठीक है, चलिए देख। हाँ जी, मान लीजिए आपके हाथ में कोई पेन है। ठीक है, पेन है आपके हाथ में। अब अगर ये पेन आगे को है, ठीक है, एक मिनट, ये पेन है आपके हाथ में। अब अगर ये आपके हाथ में है, इसे आपको मूव कराना है, तो पहले आप इस पे फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे। अगर जब आपने इस पेन पे फोर्स लगाया, इस पे आपने जब फोर्स लगाया, तो ये पेन आगे को मूव करेगा, है ना। आगे मूव करेगा तो मीन्स डिस्टेंस भी आगे मूव करेगा, तो डिस्टेंस भी तो इंक्रीज होगा। जब फोर्स इंक्रीज होगा, तो आगे जब पेन बढ़ के इधर को जाएगा, तो उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फिजिक्स की लैंग्वेज में से कैसे बोलते हैं, वर्क को कैसे बोला जाता है, वो अब हम देखते हैं। ओके, हाँ जी, देखिए मैं एक मिनट रब कर दूं सर। यस, तो देखिए वर्क को क्या बोला जाता है। वर्क की डेफिनेशन देखिए। इट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हैं। दोनों एक ही मतलब होता है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है, प्रॉब्लम की बात नहीं है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आप कुछ भी मान सकते हैं। तो वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, हाँ जी। तो अब देखिए, अब हम इसे एसआई यूनिट की फॉर्म में या फॉर्मूलाज की फॉर्म में देखते हैं। तो वर्क को मान लीजिए, वर्क देखिए, थोड़ा मोटा पेन है, साइज थोड़ा, वेट अ मिनट, देखिए। तो हाँ, हाँ जी, अब देखिए वर्क हमारा क्या था। वर्क को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फोर्स हमारा एफ से डिनोट होता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। मींस वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, ये हुआ। ठीक है, ये हमारा वर्क का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। यहाँ पे एफ जो है, एफ है हमारा फोर्स, और एस क्या है हमारा, डिस्टेंस। ठीक है, और ये डब्ल्यू तो हमें पता ही है, डब्ल्यू हमारा वर्क है। तो वर्क की मैंने अभी डेफिनेशन बता दी, इसे हम कैसे फॉर्मूला में लिखते हैं ये बता दिया।
अब हम इसकी एसआई यूनिट देखते हैं। तो एसआई यूनिट, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? पहले आप फोर्स का फॉर्मूला देखिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई? या फिर केजी छोड़िए, केजी के अलावा फोर्स की एक और यूनिट थी, मैंने आपको एक और यूनिट बताई थी क्या? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। आपने, आपको पता ही होगा न्यूटन यूनिट होती है। तो वर्क, ठीक है, और डिस्टेंस की तो हमारी पता ही है, मीटर। मीटर होती है एसआई यूनिट। तो वर्क, वर्क की एसआई यूनिट क्या हो गई? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ठीक है, तो वर्क, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हुई क्या? मीटर। तो वर्क की यूनिट क्या आ गई? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, इसे हम जूल भी कह सकते हैं। वर्क की एसआई यूनिट जूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि वर्क की जो एसआई यूनिट है, वर्क की एसआई यूनिट हमारी जूल भी है। एग्जाम में जब आपको पूछी जाएगी वर्क की यूनिट, तो आप जूल ही लिखेंगे। ये न्यूटन मीटर तो हमने ड्राइव करी, ये नहीं होती है, ये भी होती है, पर मेन जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए, हम, तो देखिए, अभी हमने वर्क की यूनिट देखी। वर्क की यूनिट उसने क्या बताई? वर्क की यूनिट होती है जूल। वर्क की एसआई यूनिट होती है क्या? जूल। तो देखिए, वर्क की यूनिट जूल हो गई। तो हम वर्क को, इसे हम वन जूल भी कह सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन वन जूल। तो हम वन जूल को डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम वन जूल को डिफाइन कर सकते हैं। वन जूल क्या होता है? वन जूल होता है वन न्यूटन। आप पूरा लिखिएगा, वन न्यूटन, पूरी लिखिएगा, वन न्यूटन इंटू वन मीटर, ये होता है वन जूल। वन जूल को हम वन न्यूटन इंटू वन मीटर लिख सकते हैं। तो इससे हमारा, मैं अभी आपको वो बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूले के वे में, एक्सप्रेशन के वे में कैसे लिखते हैं। वन जूल हो जाएगा वन न्यूटन, न्यूटन कैपिटल एन होता है और मीटर में स्मॉल होता है, तो वन न्यूटन मीटर। वन जूल हो गया वन न्यूटन मीटर। अब आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, साथ ही साथ आप कॉपी में लिखिएगा। When a force of 1 Newton, when a force of 1 Newton moves a body, moves a body through a through a distance of 1 meter, 1 Newton फोर्स लग रहा है और 1 मीटर ही डिस्टेंस है, इन इट्स ओन डायरेक्शन। अब इन इट्स ओन डायरेक्शन, उसी के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में, जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए राइट तरफ में फोर्स लगा रहे हैं, तो राइट में ही अगर बॉडी मूव कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड, देन द distance of 1 meter in its own direction, then the work done is known as 1 joule. ओके, ये थी 1 जूल की डेफिनेशन। इसी से ही हम वर्क की डेफिनेशन भी, वर्क की डेफिनेशन से ही हमने 1 जूल की डेफिनेशन निकाली है। ठीक है, अब देखिए, ये वर्क है, जो वर्क जो हमारी क्वांटिटी है, ये क्या हुई हमारी? स्केलर क्वांटिटी। क्या ये स्केलर, स्केलर क्वांटिटी? ओके। अब इसमें हमें एक बात नोट करनी है, ये दिमाग में रखनी है कि कंडीशन फॉर अ वर्क टू डू, कंडीशन फॉर अ फोर्स टू डू वर्क, अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, वो वर्क तभी करेगा, तभी हम कह सकते हैं कि उसमें वर्क हुआ है, जब वो कुछ बॉडी में मोशन दिखाए। 1 न्यूटन फोर्स तो मान लीजिए लग गया, यहाँ पे फोर्स हमने लगा दिया, दीवार में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो साथ में उसमें 1 मीटर डिस्टेंस भी होना चाहिए। अगर उसने डिस्टेंस नहीं चला है, अगर उसने ये डिस्टेंस
नहीं चला है तो वर्क नहीं माना जाएगा। ओके, अगर मैंने फोर्स लगाया है लेकिन वर्क डन जो है, डिस्टेंस मूव जो है वो फिर भी जीरो है, वर्क डन जीरो है, सॉरी डिस्टेंस मूव टू जीरो है, तो वर्क डन जीरो माना जाएगा। फोर्स कितना लगा लो कोई मतलब नहीं है, हम मानेंगे ही नहीं कि वो मूव किया है। तो फोर्स, तो वर्क डन तभी होगा जब साथ में डिस्टेंस भी मूव हो। अब मैं अपनी बात को प्रूव करता हूँ। तो ये ऐसे प्रूव होगा कि अ मैन में गेट completely exhausted in trying to push a stationary wall। मान लीजिए, मैन छोड़िए, मैं ही मान लीजिए मैं एक दीवार को पुल कर रहा हूँ, पूरी मैंने ताकत लगा दी, पूरा दिन लगा दिया मैंने दीवार को पुल करने में, बट सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन दीवार तो अब मेरे हाथ से तो नहीं हिलेगी, इतना फोर्स तो मैं नहीं लगा पाऊंगा ना, तो दीवार जो वॉल है वो नहीं हिलेगी। द वॉल डज नॉट मूव एट ऑल, वॉल बिल्कुल नहीं हिलेगी, हिल ही नहीं सकती है, और कम वो कॉमन सेंस की बात है। तो द वर्क डन बाय द मैन, और तो वर्क डन बाय मी इज जीरो। चाहे आप पूरा दिन लगा दो, हमारे हिसाब से तो हमने काम किया है, पूरा टाइम लगाया हमने, पूरे दिन भर बैठ के हमने दीवार को पुश किया है, लेकिन वो नहीं हिली ना, तो साइंस की लैंग्वेज में आपने कुछ भी वर्क डन नहीं किया है, वर्क डन आपने नहीं किया है। अब देखिए, बुक में एक एग्जांपल दिया है, बुक में एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए अ मैन स्टैंडिंग स्टिल एट अ बस स्टॉप, एक मैन है वो स्टिल खड़ा हुआ है बस स्टॉप पे, वो मूव नहीं कर रहा है, उसका हाथ में बहुत 5-10 kg का, 5-10 किलो का मान लीजिए सूटकेस है, बहुत बहुत हैवी सूटकेस है। तो उसने बहुत हैवी सूटकेस पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी हम उसे वर्क डन नहीं मानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने फोर्स तो लगाया है, पूरा टाइम उसने पकड़ा रहा सूटकेस, उसके हाथ में भी दर्द हो गया होगा, लेकिन उसने मूव तो नहीं किया। वो जितने भी टाइम रुका रहा, कोई मोशन तो नहीं हुआ, मोशन नहीं हुआ, इसलिए हम उसे वर्क डन नहीं मानेंगे। ओके, ठीक है, ये था हमारा, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इससे आप आई होप समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन देखिए, ग्रीन कलर नहीं, मैं ब्लू कलर से लिखूंगा। तो पहला हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन। अगर हमें वर्क डन को पॉजिटिव करवाना है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक ये वुडन ब्लॉक है या कार्ट है, कुछ भी मान लीजिए, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अभी मैंने बताया था, वही मैं आगे फिर से बताऊं, ये हमारा फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर कार्ट जो है ये मूव करके राइट डायरेक्शन में ही जा रहा है, फोर्स डिस्टेंस हमारा एस होता है, अगर ये राइट डायरेक्शन में ही जा रहा है, तब हम इसको पॉजिटिव वर्क डन मानेंगे। लेकिन अगर ये इधर नहीं जा रहा है, इसकी जगह अगर ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स अगर हम राइट में लगा रहे हैं, डिस्टेंस लेफ्ट में ट्रेवल हो रहा है, तो हम इसको वर्क डन नहीं मानेंगे। क्या बोल गए, सॉरी सॉरी, वर्क डन मानेंगे लेकिन पॉजिटिव वर्क डन नहीं होगा। ओके, इसके अलावा अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, एक मिनट, लेट मी क्लियर द विंडो। अब मान लीजिए इस फिगर को भी ड्रॉप कर दे, रिमूव हो गई। अब देखिए, अब मान लीजिए अगर यहाँ पे एक ये कोई बॉय है, ग्रीन पेन क्यों आ गया, मान लीजिए अगर ये हमारा कोई बॉय है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक कोई बॉल है, या आपने देखा होगा बच्चे वो खेलते हैं, उससे खेलते हैं ना, जैसे कोई योयो हुआ, योयो,
वो होता है ना, उसमें थ्रेड सा होता है, आगे बॉल लगी होती है। मान लीजिए उससे ये बच्चा खेल रहा है, तो ये यहाँ पे ऐसे वर्क डन कर रहा है। फोर्स फोर्स देखिए, फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क डन। फोर्स देखिए, एक मिनट में फिर से बताता हूँ। देखिए जो फोर्स है, वो फोर्स हमारा ऐसे लग रहा है, नीचे को लग रहा है फोर्स, तो ये हमारा डिस्टेंस ऐसे मूव हो रहा है। आपने देखा होगा, ये ऐसे वाला एंगल आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ये ऐसा 90 डिग्री एंगल होता है। तो और ये यहाँ पे थीटा एंगल माना जाता है। क्या माना जाता है? थीटा एंगल। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, मैं यहाँ पे हाँ जी, देखिए ये ऐसे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये थीटा एंगल माना जाता है। क्या होता है ये? थीटा एंगल। तो अगर थीटा एंगल जो है ये अगर 90 डिग्री से लोअर है, 90 डिग्री से नीचे का है, 90 डिग्री अगर बड़ा, 90 डिग्री से छोटा है अगर, तो हमारा वर्क डन जो है वो पॉजिटिव माना जाएगा। इस कंडीशन में भी मीन्स वर्क डन हुआ है। इसका चेहरा भी बना देते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। ओके, अब इसी में आता है नेगेटिव वर्क डन। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव वर्क डन कैसे हो सकता है? तो वो भी जरूर हो सकता है। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं नेगेटिव वर्क डन। इसमें राइटिंग बड़ी गंदी आती है, मैं हेडिंग डालनी है ना, तो उसके लिए मैं कीबोर्ड का यूज करता हूँ। नेगेटिव नेगेटिव वर्क डन। ठीक है जी, ये हमारा हो गया नेगेटिव वर्क डन। अब हम देखेंगे नेगेटिव वर्क डन की कंडीशन क्या होती है। तो नेगेटिव वर्क डन अगर हमें करवाना है, तो इसका एग्जांपल या सिचुएशन ऐसी होती है कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई स्लोप है। ठीक है, स्लोप आपको पता ही होगा, जैसे आपने वहां देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, वहां पे स्लोप होता है। मैं उस स्लोप की बात कर रहा हूँ। और मान लीजिए यहाँ पे एक है ये व्हीकल कार्ट, जो वो लेके जाते हैं, सब्जी वाले ठेला है, ये कुछ भी मान लीजिए, कोई भी व्हीकल है या कोई भी भारी चीज है। अब यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है। ठीक है, पर्सन है, बच्चा है, कोई भी मान लीजिए, उसने रस्सी से इसे चाहा है कि वो इसे खींच ले और अपनी तरफ रखे। लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है, वो नीचे को ही पुल हो रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स अपनी तरफ वो लगाना चाह रहा है कि वो गाड़ी जो है ये अपनी तरफ, उसकी तरफ चली जाए। लेकिन जा का नहीं है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये गाड़ी एक्चुअल में तो आगे जा रही है, नीचे स्लोप की तरफ जा रही है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि थीटा एंगल थीटा एंगल जो हमारा यहाँ पे फॉर्म होता है, थीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन है वो नेगेटिव वर्क डन है। ओके, ठीक है जी, तो ये थी हमारी कंडीशन नेगेटिव वर्क डन की। हमने पहले पॉजिटिव वर्क डन देखा, फिर नेगेटिव वर्क डन देखा। ओके, इसके बाद थर्ड वर्क डन और होता है। थर्ड चीज और होती है, लेट मी क्लियर द कैनवस। ओके, अब देखिए, एक वर्क डन होता है जीरो वर्क डन। मैंने अभी आपको बताया ही था, जिस केस में वो आदमी जो था वो खड़ा हुआ था स्टेशन पे, लेकिन उसका वो मूव नहीं कर रहा था, उसमें फोर्स चाहे लग रहा था, फोर्स लग रहा था, लेकिन फिर भी, सॉरी, फोर्स नीचे को लग रहा था ना, सूटकेस पकड़ा हुआ था, तो ग्रेविटी लग रही थी नीचे को, फोर्स लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने डिस्टेंस तो नहीं मूव हो रहा था, इसलिए उसे हमने नहीं माना था वर्क डन। अब देख, वो तो मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिया था, अब इसकी सेंस में मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस।
फोर्स इनटू डिस्टेंस यही होता है ना। तो वर्क डन, अगर फोर्स हमारा मान लीजिए 10,000 न्यूटन भी है, 10 नहीं तो मान लीजिए 100,000 न्यूटन भी है, इतना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी मैं मैंने आपको समझाने के लिए 10,000 न्यूटन भी मान लिया। ठीक है, फोर्स हमारा 10,000 न्यूटन भी है, लेकिन अगर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस उस मूव ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल डिस्टेंस हिला ही नहीं है, चला ही नहीं है, तो डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा। तो 10,000 से 100,000 से अगर हमने जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो वर्क डन भी जीरो। तो ये कंडीशन ये जीरो वाली होती है, ये सबसे आसान लगती है बच्चों को। ठीक है, ये होती है जीरो वर्क डन कंडीशन। ओके, और अब मैं इसे आपको थीटा की सेंस में बताता हूँ। मान लीजिए अगर इसमें थीटा 90 डिग्री है, ना 90 डिग्री से ज्यादा है, ना 90 डिग्री से कम है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो क्या होगा। चलिए मैं ऐसे ही यहीं पे ही बता देता हूँ। अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो हमारा नेगेटिव वर्क डन है, नेगेटिव वर्क होगा। और अगर 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री की सीमा से कम है, 45 35 ऐसे, या फिर 44 भी है, 44 मतलब आई मीन 44 से कम, 45 से नीचे के हैं तो वो पॉजिटिव वर्क डन है, 45 से ऊपर के हैं तो वो नेगेटिव वर्क डन है। सॉरी सॉरी 45 बोल गया मैं, क्या कह रहा हूँ। 90 डिग्री से अगर कम है तो वो पॉजिटिव वर्क डन है, और अगर 90 डिग्री से ज्यादा है मींस 180, मतलब बहुत आगे जो एंगल्स होते हैं अगर ज्यादा है तो वो नेगेटिव वर्क डन है। और अगर 90 डिग्री पे ही रुका हुआ है तो वो जीरो वर्क डन है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपको ट्राइंगल की फॉर्म में बताता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए, ऐसे होता नहीं है, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, इधर की तरफ मान लीजिए ये सारे 90 डिग्री के नीचे के एंगल है, और ये 90 डिग्री के बड़े एंगल है। अगर जो वर्क डन है हमारा, वर्क डन जो है वो थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर टेंजेंट पे फॉर्म हो रहा है, परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इस वाली कंडीशन में जीरो वर्क डन होगा। इधर वाली कंडीशन में पॉजिटिव, अगर 90 डिग्री से छोटा है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, और 90 डिग्री से बड़ा है तो नेगेटिव वर्क डन फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो है फोर्स कह रहा हूँ, सॉरी, वर्क तक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं एनर्जी को। हमारा जो टॉपिक था एनर्जी, अब हम वो देखते हैं। तो जो एनर्जी है, एनर्जी की डेफिनेशन होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, मीन कैपेसिटी, एनर्जी और वर्क एक जैसे ही है। वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क को हम एनर्जी कहते हैं, ये से डिफाइन किया जाता है। एबिलिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, दोनों एक ही बात है। और क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी और वर्क, वर्क डन या वर्क और एनर्जी दोनों सेम है, तो इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट जो है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा ही लिख दिया, एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, अभी हमने पढ़ी थी बेटा, जूल। एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल या फिर न्यूटन मीटर। ओके, नहीं सॉरी सॉरी, एनर्जी की न्यूटन मीटर नहीं होती है, ये मैं अभी बताता हूँ कैसे, इसमें जब हम आगे ड्राइव करेंगे एनर्जी के फॉर्मूले को तो उसमें बताऊंगा कैसे और क्यों नहीं होती है। ठीक है, अब क्योंकि एनर्जी जो है ये वर्क जैसी ही है, इसकी एसआई यूनिट जूल है,
तो इसकी क्वांटिटी भी क्या है ये स्केलर क्वांटिटी। अब आप कह रहे होंगे कि आपने जब वर्क डन पढ़ा होगा तब आपके दिमाग में आया होगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं हो सकती। तो उनमें डॉट प्रोडक्ट वगैरह की बातें होती हैं, वो सारी आपको 11th में जाके पता चलेंगी। तो अभी आप उस कैपेबल नहीं हो 9th क्लास में। तो अभी बस आप इतना याद रखिए कि एनर्जी और वर्क की जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखिए एनर्जी जो है हमारी वो बहुत तरीके की हो सकती है। एनर्जी जो है हमारी वो बहुत तरीके की हो सकती है। मान लीजिए हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और क्या हो जाएंगी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी। तो ऐसे वेरियस एनर्जीज होती हैं। और आपने प्रीवियस क्लासेस में एक चीज और पढ़ी होगी, लॉ ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यही आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। फिर गंदी राइटिंग आ रही है यार, एक मिनट रुकिए, मैं आ, इस पे टाइप कर, कीबोर्ड से टाइप करता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, मैंने अब यहाँ पे लिख दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, अब हम देखते हैं। आपने पहले भी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, मैं तब आपको टीचर्स ने बताया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन मैं फिर भी दोबारा से बता देता हूँ। इट स्टेट्स दैट, ये तो कैपिटल में आ रहा है, इट स्टेट्स दैट law that energy can neither be created. It states that energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to the another. ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसका हम मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले एक सोलर एनर्जी है, ठीक है, सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी पड़ रही है, आपने सोलर प्लेट्स देखी होंगी। तो उसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी होती है। सन से जो सन से जो हमारे को रोशनी मिली होती है, ठीक है ना, सन से जो हमें रोशनी मिली होती है, रोशनी कह रहा हूँ, सॉरी गलत बोल गया हूँ, सन से रोशनी नहीं, सन की रोशनी से जो हमें एनर्जी मिली होती है, हम इसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल से वाटर में कन्वर्ट होता है, नहीं सॉरी, वाटर से इलेक्ट्रिकल से हम बाकी के अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने हीटर वर्क किया, हीटर चलाया, ठीक है, हीटर से हमें हीट एनर्जी मिली। हीट एनर्जी से हम गैस चला सकते हैं। ऐसे करके वेरियस काम्स हम कर सकते हैं। एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जो है एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इससे हमें क्या पता चला, जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। ये देखिए एनर्जी जो है वो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ये एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं हो सकती है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती है। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये एक फॉर्म से दूसरे में बस कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने अभी पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम इससे कह सकते हैं देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम। ना ये क्रिएट हो सकती, ठीक है, ना ये क्रिएट हो सकती, ना ये डिस्ट्रॉय हो सकती, बस ये एक दूसरे में यहाँ से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर कन्वर्ट हो सकती है। ये बस कन्वर्शन का काम करती है, ये ना डिस्ट्रॉय हो सकती है ना क्रिएट हो सकती है। तो मीन्स ये जब से यूनिवर्स बना है तब से एनर्जी जो है वो सेम है, रिमेन सेम। एनर्जी जब से यूनिवर्स बना है तब से सेम है, एनर्जी रिमेन्स
same. Okay, energy remains the same. अब आगे हम देखते हैं, हम एनर्जी में बेसिकली, वेट अ मिनट, हम एनर्जी में बेसिकली दो टाइप की एनर्जी पढ़ते हैं। हम एनर्जी में बेसिकली, ये देखिए, एनर्जी जो है, एनर्जी भी हमारी बेसिकली दो टाइप की होती है। कौन सी? एक तो मैकेनिकल, क्या बोल रहा हूँ आज मैं, एनर्जी जो हमें पढ़नी है वो हम दो टाइप की पढ़ेंगे। सॉरी, एनर्जी जो है हमारी, वो एनर्जी जो है वो हम मैकेनिकल एनर्जी में पढ़ेंगे। एनर्जी बहुत तरीके की होती है, हम उसमें सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दो टाइप की होती है। कौन सी? एक है पोटेंशियल एनर्जी, फिर आ रही है ना, देखिए गंदी राइटिंग में, एक मिनट पॉज करता हूँ वीडियो और एक बारी टाइप कर देता हूँ, फिर आप देखिएगा, ठीक है? हाँ जी, अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ना। एनर्जी जो है हमारी, हम दो टाइप में एनर्जी हम बेसिकली वो वाली पढ़ेंगे। कौन सी है ये? अ, कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, एनर्जी में हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, और मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बाय बॉडी बाय ड्यू टू आएगा, सॉरी, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। अब हम पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझते हैं। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें भी हमारे दो टाइप हैं। पोटेंशियल एनर्जी के भी दो टाइप हैं, एक तो पोजीशन और एक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक है पोजीशन और एक है कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम पोजीशन की बात करते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारी एक हाइट पे एक बॉल गई है, हमने एक बॉल फेंकी है, वो थोड़ी हाइट पे गई है, ये नीचे ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो हमने इस बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने में ही ऊपर फेंकने में जो एनर्जी लगी है, वो कौन सी एनर्जी हुई हमारी? पोटेंशियल एनर्जी। ये हुआ हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, पोटेंशियल नहीं, ये होगी पोजिशनल एनर्जी। पोजिशनल एनर्जी। अब हम बात करते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल देखिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा? वेट अ मिनट, एक मिनट। हाँ जी, तो ये था हमारा पोजिशनल का। जब हमारी एक ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़े वो थोड़े पोजीशन पे है अगर, तो वो हमारा क्या हुआ? पोजीशनल एनर्जी। पोजीशन पे है तो वो पोजीशन माना जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन का। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग, एक मिनट रुकिए, माउस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखिए, एक मिनट में से रब करूँ, थोड़ा खराब बना है। तो हमने अभी बात करी थी पोजीशन के बारे में, ठीक ठीक है, फिर आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया था पोजीशन का एग्जांपल। अब कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल में देखिए, ये हमारा मान लीजिए स्प्रिंग है। स्प्रिंग तो आपने देखा ही होगा, कोई भी अगर डॉल गुड़िया होती है, गुड़िया नहीं तो गैजेट्स में लगे होते हैं स्प्रिंग, ऐसे ऐसे गोल 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 स्प्रिंग होते हैं। तो उस स्प्रिंग में भी हम अगर स्प्रिंग खींच रहे हैं, स्प्रिंग अगर हम खींच रहे हैं, तो हम उसमें पहले एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। पहले हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, और जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं तो एनर्जी लूज हो जाती है, और कई बार हमारे हाथ में लग भी जाती है, और कई बार वो मूव करके आगे थोड़ी डिस्टेंस पे दूर जाके गिर जाता है। तो उस कंडीशन में वर्क डन होता है। ये मैंने थोड़ा वर्क से कोरिलेट कर दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल है, मैं एक मिनट थोड़ा इसे साइड कर दूं।
एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो राम जी थे, आपको पता ही होगा, राम जी थे वो ऐसे तीर सा चलाते थे। ये क्या बन गया है? तो ये कुछ और ही बन गया। आपको एक मिनट रुकिए। जो राम जी थे वो हमारे धनुष बाण वगैरह चलाते थे। मान लीजिए ये हमारा, थोड़ी यार प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट। मान लीजिए ये हमारा वो है, धागा है, और ये ऐसे धनुष बाण है, ठीक है, और ये हमारा एरो है। ये हमारा ऐसे एरो है, ठीक है, और ये हमारा बो है, और ये एरो है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है, ये देखिए, ये जो स्ट्रिंग है जो हम पीछे की तरफ खींचते हैं, तो अगर हम इससे ये जो स्ट्रिंग है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम अपनी तरफ खींचते हैं तो हम इसमें एनर्जी फिल कर रहे होते हैं। और जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं, ये आगे की तरफ जाता है, और एरो भी आगे अपने पोजीशन में जा रहा होता है, तो उसमें भी वर्क डन हो रहा होता है। और जो एनर्जी है वो हमारी कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी होती है। कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी, ओके, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी के बारे में। अब आगे देखते हैं, ये हमने पढ़ी है, ये हमने कौन सी एनर्जी, कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन के बारे में हमने ये सारी बातें करी। तो ये सारी हमने क्या पढ़ी है? ये अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करी है, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? वो भी बिल्कुल सेम टू सेम होती है पोटेंशियल एनर्जी के जैसे, बस इतना फर्क होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, इट्स तक तो सेम यहाँ पे ऐसे ही आएगा। आप कॉपी में लिख रहे होंगे अगर, तो सामने साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोशन। इतना सा फर्क होता है, मोशन से होती है, मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखिए, ये सारी तो हमारी बातें हुई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी सारी डेफिनेशन, उतने तक की बातें हुई। अब हम देखते हैं इनके फॉर्मूले। सबसे पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी, फिर गंदी राइटिंग आ रही है, मुझे फिर से वैसे ही कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा, एक मिनट। देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इधर काइनेटिक एनर्जी है, इधर क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, ये अब हम देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू GmGh। इसमें G होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सब मैं आगे बताऊंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और आगे हाइट है। तो mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम पावर पे चलते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है, ये हम अभी बाद में देख लेंगे। और जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, आपने अगर एग्जाम दिए हों, एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, 3 नंबर की आती है बेसिकली ये। उसमें क्या वर्क एनर्जी रिलेशन करके क्वेश्चन दिया जाता है 3 नंबर का, वो भी हम आगे देखेंगे। चलिए, तो अब हम पावर पे चलते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे पावर के बारे में पढ़ते हैं। क्या है अब हमारा नया टॉपिक? पावर।
हम जल्दी जल्दी खत्म करने वाले हैं ये वाला जो टॉपिक है हमारा। सारा ये फुल चैप्टर कराया जाएगा, इसमें तो थोड़ी सी चीजें मिस हो सकती हैं, तो आप वो एनसीईआरटी बुक कंसिडर करना, तो उसमें आपको मिल जाएंगी। तो पावर में देखिए, पावर क्या होती है, रेट एट विच वर्क इज डन। एक मिनट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, रेट, अरे ये क्या हो गया, रेट एट विच वर्क इज वर्क इज डन। रेट का मतलब होता है टाइम। आपने अब आप देखिए, अगर कोई दो लड़के हैं, मान लीजिए दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़कों को हमने काम दिया है कि तुम कोई भी काम करो, ठीक है, तुम ऐसे कोई गाड़ी हिलाओ। नहीं, गाड़ी हिलाने का छोड़िए, मान लीजिए हमने उसे कोई पत्थर दिया है, पत्थर भी नहीं, कोई हमने सूटकेस दिया है और कहा है कि अभी तुम इस पोजीशन पे हो, को, और इस पोजीशन पे जाके तुम्हें उस सामान को रख देना है, ठीक है, इतनी जगह पे आपको ले जाके उस सामान को रख देना है। तो हमसे कहा है कि इस सूटकेस को उठा के इस पोजीशन पे ले जाना है। यहाँ पे दो बॉयज हैं, ठीक है, मान लीजिए एक ये बॉय 1 है और एक ये बॉय 2 है। ये दोनों एक ही पोजीशन से जा रहे हैं और एक ही पोजीशन पे रखेंगे, लेकिन जिसने रेट मींस, रेट का मतलब होता है टाइम, जिसने कम टाइम लगाया होगा मींस उसमें ज्यादा पावर है और उसने ज्यादा एफिशिएंटली काम किया, उसने कम टाइम में काम किया और ज्यादा आउटपुट निकला, सेम आउटपुट निकला, लेकिन टाइम हमारा, वर्क हमारा सेम है, लेकिन हमारा टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मीन्स हम उतने ही टाइम में, जितना हमारे पास टाइम है उसी में ही हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये फर्स्ट बॉय ने अगर जल्दी या कम टाइम में जल्दी टाइम में काम कर दिया, तो ये ज्यादा इस बॉय के पास ज्यादा पावर है। ओके, तो इससे इतना तो हमें पता चल गया कि जो पावर है उसका वर्क और टाइम के साथ रिलेशन है। तो अब देखिए, एक मिनट में टाइप करता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा तो वही थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम आता है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में, वर्क डन यहाँ पे अपॉन है, ठीक है। अब आप वो समझ लीजिएगा, मैं ये डैश वैश नहीं मार रहा हूँ। वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे मैंने अभी आपको समझाया है। अब जिसने वर्क जिसने टाइम कम लिया है, ठीक है, टाइम उसने कम लिया है और वर्क सेम है, टाइम जिसने कम लिया है तो उसकी पावर ज्यादा है। अब जिसने टाइम ज्यादा लिया है और वर्क भी सेम है तो उसकी पावर कितनी है, लो। तो इससे हमें पता चलता है, तो क्या नाम है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। लो भाई, मार दिया डैश, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। याद कर लीजिएगा ये फॉर्मूले सारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, पावर की एसआई यूनिट होती है वैट, या बच्चे वॉट बोलते हैं, वॉट गलत होता है, वैट बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं, वैट, WATT वैट, हम इसे W से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं वैट। अब इसमें आती है बात न्यूमेरिकल से रिलेटेड। देखिए, पावर इज इक्वल टू अभी हमने देखा वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम हमने अभी अभी देखा है। ऊपर फॉर्मूला भी लिखा है, वर्क पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। यहाँ देखिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। हम अभी मैंने जब एनर्जी पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कि वर्क डन को हम एनर्जी वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी भी कह सकते हैं, टाइम टू टाइम सेम रहता ही है, ठीक है। तो हम पावर को वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम भी कह सकते हैं।
इसके अलावा हम ये देखिए वर्क है, वर्क अपॉन में टाइम से हम इसे और क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। हमारी ये भी एक आ सकती है, पावर का फॉर्मूला हमारा एक ये बन गया, क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एक ये बन गया। अब इसके आगे एक और फॉर्मूला बन सकता है, पावर का भी मैंने क्या फॉर्मूला बताया, पावर का मैंने एक और फॉर्मूला बताया आपको। तो देखिए पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है। तो हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा अपने, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन में टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो इसमें एक और फॉर्मूला बन सकता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये सारे न्यूमेरिकल से बेस्ड बातें हैं, इसे ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल के टाइम में हेल्पफुल रहती है। अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और आती है, वो होते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल बिल करके। उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर बेस्ड, इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखिए कैसे होता है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम, ये हमारा फॉर्मूला था। इसमें मैंने आपको एफ एस और वी अपॉन टी ये सब भी मैंने आपको बताया। तो अब हम इसको E is equal एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम भी बोल सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है, एक मिनट इसमें सामने ले आओ जी, 1 किलोवाट आवर जो है वो 1000 वाट के इक्वल होता है, और आर होता है 16 into 60, ठीक है। तो 36 इंटू 3, ये 30 यहाँ पे 20, तो 10, इस यहाँ पे 1 आवर है। तो 1 आवर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में तो 60 into 60 सेकंड होगा। तो 36 into 10⁵ अपॉन फिर 3.6 into 10⁶ इज इक्वल टू 3.6 into 10⁶ जूल्स। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, ये पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। ये क्या है, हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, अब हम इसकी वर्क एनर्जी थ्योरम की डेरिवेशन देखते हैं। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है। ये बॉल को हमने मूव कराया, मान लीजिए मूव कर रही है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u है, इधर पहुंच के v हो रही है, इस पे फोर्स लग रहा है f, ठीक है। और ये a एक्सेलरेशन से दूसरी प्लेस पे पहुंची है, ये एक्सेलरेशन लग के ये दूसरी प्लेस पे पहुंची है, और इसकी बॉडी का मास m है, यहाँ भी m, यहाँ भी m, मास सेम रहता है, ठीक है, मास सेम रहा, m का एरिया चलने में इसने t टाइम लिया है, कितना टाइम, t टाइम लिया है, और डिस्टेंस है हमारी s डिस्टेंस, ठीक है। ये है वर्क, मान लीजिए ये है कंडीशन, ठीक है। हमने तो इस कंडीशन में जो हमारा वर्क डन है, इस कंडीशन में हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल
काइनेटिक एनर्जी। हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी को ये भी कह सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि फाइनल में जाके उसकी वेलोसिटी v हो रही है और इनिशियल में उसकी वेलोसिटी u है, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना है। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में ये क्या ने गलत फिगर डिटेक्ट कर लिए, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ओके, ये प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम एक और चीज कर सकते हैं। इसे प्रूव करना है तो क्या हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यह हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम फोर्स को लिख सकते हैं W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू s। हमने लॉ ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था, ये हमारी एक इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हम इस इक्वेशन में से अगर s निकाल लें, s अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, यही हो जाएगा। s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसे पुट किया तो W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ये है, हमने यहाँ से a से a कटा और ये 2 बच गया, तो क्या आ गया, W इज इक्वल टू m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर अपॉन में 2, और हम इसे ये भी कह सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, ये हमारी थी वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या थी हमारी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमने ये प्रूव कर दी। अब देखिए, अब इसके आगे आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन आनी चाहिए, तो अब हम उन्हें ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल। अगर थोड़ी राइटिंग गंदी आती है तो आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन। एक मिनट, हाँ जी, देखिए मान लीजिए अगर ये नीचे की ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे एक ये बॉल है। ओके, बॉल रखी हुई है ग्राउंड लेवल। चलिए जी, नीचे देखिए एक ग्राउंड है, उसके ऊपर एक ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या बॉल कह लीजिए, बॉल है, का मास है m। अब इस बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है। अब वहां पे भी इसका मास m होगा, ये क्योंकि ऊपर फेंका जा रहा है, तो इसका जो वेट है नीचे, वेट कितना हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू mg। ठीक है, वेट है mg। अब देखिए, अब हमने बॉल को ऊपर भेजा है तो यहाँ पे ये फोर्स लग रहा होगा,
और ये बॉल जो ऊपर गई है ये h हाइट पे होगी, तो हम लिख लेते हैं हाइट बी h। मान लीजिए अगर ये h हाइट पे है, ठीक है, ये h हाइट पे हो गई। थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये देखिए, यहाँ से h हाइट हो गई, h हाइट पे बॉल गई है, यहाँ पे f फोर्स हो गया, h हाइट हो गई, और ये वेट हो गया mg। अब देखिए यहाँ पे हमने, देखिए यहाँ पे देखिए हमने कहाँ करी थी वर्क एनर्जी थ्योरम, ये ड्राइव करी थी। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या थी उसकी स्टेटमेंट। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ वर्क इन अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। ये थी ना हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसके हिसाब से देखिए, यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी जो निकालनी है वो हमारी वही होगी जो इस बॉल इस बॉल को ऊपर h हाइट तक जाने में जो वर्क डन किया होगा वही हाइट होगी, है कि नहीं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी से हमारी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, अभी मैंने आपको क्या बताया, इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। फोर्स मैंने अभी आपको बताया, फोर्स हुआ एम ए या एम जी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल लग रहा है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगेगा, तो एम जी इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट, तो एच डिस्टेंस के ऊपर है तो एम जी इंटू एच। तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या आ गई, एम जी एच। देखिए कितना आसान है इसकी डेरिवेशन। तो अब देखिए ये तो हमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, मैं आपके साइड में नोट डाउन कर देता हूँ। देखिए ये हमने निकाला है अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। किसका है फॉर्मूला, ये पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, मास इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू हाइट, ये आया। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का। किसका निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का। मैं मैंने आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब हम इसे ड्राइव करेंगे, ओके। तो चलिए अब हम काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करते हुए हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, ओके। काइनेटिक एनर्जी पर मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक बॉल रखा है या कुछ भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखा है, ये चल के ना डिस्टेंस कवर करके इधर को पहुंचा, ये एस डिस्टेंस कवर किया है इसने और एस टाइम लिया है इसने, एस कह रहा हूँ टी टाइम में उसने एस डिस्टेंस कवर किया है, उसका एम मास है, ठीक है, और इस पे एफ फोर्स लग रहा है। एम मास है और एफ फोर्स लग रहा है जिससे कि ये आगे को एस्केलरेट करे, ठीक है। अब देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है यू जो है इनिशियल वेलोसिटी वो है 0, और इसकी फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, v। फाइनल वेलोसिटी है ये v, ओके। ये नेगेटिव वाला कुछ नहीं है, ठीक है। v है इसकी फाइनल वेलोसिटी और पहले की वेलोसिटी है 0, u इज इक्वल टू 0 और फाइनल वेलोसिटी है v। अब इसके बाद हम लिखेंगे, अभी हमने देखा था यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी
वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो थी वो क्या कहती थी, ये देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम थी ना, वो कहती थी द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। ये कहती थी मतलब काइनेटिक एनर्जी का अगर हमें निकालना है तो ये काइनेटिक एनर्जी अगर हमें पता करनी है तो इसका मतलब उसका जो काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में यही पढ़ा ना। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ से देखिए मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लूं, चलिए फोर्स इनटू, अब देखिए फोर्स का हमने लिख लिया एम ए, ठीक है। एम एम ए है क्योंकि वो इसमें ग्रेविटेशन नहीं लग रहा है, वो स्ट्रेट प्लेन में चल रहा है, इसलिए यहाँ पे एम ए होगा। एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमने लिखा एफ, ये हमने फोर्स को लिखा। अब ये एस डिस्टेंस हमें देखना है। अभी हम मैंने आपको जब वर्क एनर्जी थ्योरम कराई थी, ये देखिए तब मैंने आपको बताया था ना, हम यहाँ पे एस क्या पुट करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a पुट करेंगे। यहाँ पे भी हम वही पुट कर लेते हैं, एम ए इंटू इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। यहाँ पे a से a कटा तो हमारा क्या आ गया। और अभी मैंने आपको बताया था u, u यहाँ पे क्या है, u मैंने अभी आपको बताया था ना, यहाँ पे देखिए इधर, एक मिनट में दिखाता हूँ जरा। u मैंने अभी आपको ये देखिए यहाँ पे बताया था ना, u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम मतलब 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या आएगा, m इंटू वी स्क्वायर अपॉन में 2। और 2 को ये हाफ में है, वी स्क्वायर का हाफ है तो हम इसे ये भी कह सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कह सकते हैं। और देखिए मैंने भी आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ मास इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये मैंने भी आपको बताया था ना। तो ये वही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। तो अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव किया है। तो इसी के साथ हमने, ये देखिए इसी के साथ हमने पूरा कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। न्यूमेरिकल की वीडियो में डालता रहूंगा, साथ के साथ आप वो देखते रहिएगा। कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिया है, सारे मैंने फॉर्मूलाज आपको बता दिए हैं, और बाकी न्यूमेरिकल्स और एनसीईआरटी क्वेश्चन वगैरह जो है वो मैं आगे कराता रहूंगा। तो उसके लिए please subscribe my channel, please like this video and share with your friends. Thank you for watching. Goodbye.